नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये सेशन हम सामने आपके नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सेशन बिल्कुल वैसे ही होगा, जैसे रोज़ करते थे और इस सेशन के अंतर्गत जो भी बातें हम करेंगे, बिल्कुल जैसे पहले करते थे, वैसे ही करेंगे। 50 प्रश्नों को चलिए डिस्कस करते हैं। आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं इंडिविजुअल ज्योग्राफी तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आरओ मेन की तैयारी करें, प्रीलिम्स आपका तैयार है, उसमें टेस्ट दें, अभ्यास करें, तो आप लोग प्रतिज्ञा बैच जॉइन कर सकते हैं। इसमें क्लासेस, नोट और टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना, तो प्री कम मेन बैच है, इससे आप अपने को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैच है, इसमें आपको नोट्स, क्लासेस, टेस्ट और सारा कुछ वो मिल जाएगा जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। और अगर निबंध में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो निबंध के लिए ये बैच बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हम एक बहुत अच्छे स्तर तक जाएँगे और बहुत सारे निबंध आपको मिल जाएँगे पीडीएफ के साथ, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और आज के सेशन के अंतर्गत लेते हैं पहला सवाल। आज का जो पहला सवाल है, राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारक नहीं है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास के लिए कौन-सा एक कारक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आप जब देखेंगे तो आधारिक संरचना की कमी पहला दिया हुआ है, आधारिक संरचना की कमी। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है पूंजी निवेश की कमी। तीसरा दिया है प्राकृतिक संसाधनों का अभाव और एक यहाँ पर दिया हुआ है बचत की कमी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको इन्हीं में से बताना है कि कौन-सा इसमें राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए एक कारक नहीं है, एक जिम्मेदार कारक नहीं है। इसका आंसर दीजिए और ये बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसमें आप देखेंगे कि निम्न विकास दर का कौन कारण नहीं है, तो आधारिक संरचना की कमी तो एक कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कारण है। दूसरा आप देखेंगे पूंजी निवेश की कमी, ये भी एक कारण है। प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, ये भी एक कारण है। लेकिन अगर आप करेंगे बचत की कमी, तो बचत की कमी यहाँ पर कारण नहीं है, बल्कि ये उसका एक रिजल्ट हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बचत की कमी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सत्य है। ध्वज के मध्य में धार्मिक चक्र में 34 तीलियां हैं। पहला आपसे स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि इसमें तीलियों की संख्या 34 है। दूसरा है ध्वज के मध्य में स्थित पहिए का जो प्रारूप है वो सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है इसमें, क्योंकि 34 तीलियां नहीं है। यहाँ पर जो तीलियों की संख्या है वो आपको भी पता होगा, ये 24 है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा अगर देखा जाए तो 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और उसमें अशोक के सिंह पर जो स्तंभ है, अशोक सिंह स्तंभ पर बना जो चक्र है, तो उसी से इसको लिया गया था। ठीक है? तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इसमें दूसरा तो ये बिल्कुल सही है। अब इसमें जो भारत का तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसमें सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरे रंग समान अनुपात में ऐसे रखे गए हैं और इसका जो रेशियो होता है वो 3 और 2 का होता है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, तो झंडे की चौड़ाई उसकी लंबाई का अनुपात जो है वो 2 और 3 होता है। ये आप समझ रहे हैं? और जैसे झंडा जैसे जिस तरफ से ऐसे लहरा रहा है तो 3 हिस्सा ये और जिस तरफ से डंडे में लगा हुआ है वो 2 हिस्सा होता है। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये छोटे-छोटे प्रश्न आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। अब ये सवाल हम पहले दूसरे रूप में कर चुके हैं, लेकिन अब नए रूप में आ गया। तो जनता पार्टी की सरकार ने किया था, तो ऐसा नहीं है, इन्होंने नहीं किया था। इसका जब किया गया था जो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति क्यों गठित की गई थी? 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव इसने दिया था, 42वें संविधान संशोधन, है ना? और परंतु 42वें संविधान संशोधन में शामिल कितना किया गया था? 10 कर्तव्य इसमें शामिल किए गए थे। तो समय है 1976 का।
कब का है? 1976 का। तो ये किसने किया था गठित, ये आपको याद करना है। बातें तो ये दोनों गलत हो गई, लेकिन ये किसने किया था ये कमेंट करके आपको बताना है। सारे लोग आंसर दीजिए, सारे लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर तो डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से किसी का भी सही कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है? किसके समय हुआ था ये आपको बताना है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में कौन कार्य कर रहा था, ये आपको बताना है। जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था उस समय? बहुत छोटा सा प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 की यह बात है। अमृतसर नरसंहार के रूप में भी इसको जाना जाता है और उस समय ये जेम्स फोर्ड था, है ना? ये कौन था? जेम्स फोर्ड था। तो ये याद रखिएगा। और जेम्स फोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 से लेके 1921 तक था। 1916 से 1921 के बीच में इसका कार्यकाल रहा है। तो ये आप ध्यान रखना है आपको और ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार है? ऑक्सीजन कैसे परिवहित होती है, यानी कि कैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है? तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है उसके लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन। क्या जिम्मेदार है? हीमोग्लोबिन आपका जिम्मेदार होता है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उनको समस्या होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन के तौर पर ये पाया जाता है और ऑक्सीजन यही पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो खून होता है आपका वो लाल रंग का होता है। ठीक है? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है, तो दिनार किसको कहा जाता था? मतलब दिनार क्या है? गुप्त जो अभिलेख पाए गए हैं तो दिनार उसमें क्या है? तो वाचक का मतलब है कि कहा जाता है, बस इतना। लैंग्वेज कितनी भी बदली जाए लेकिन आप अपने अर्थ को समझा करिए। ठीक है? तो दिनार जो होता था वो स्वर्ण का सिक्का होता था और जो यहाँ पे रूपक होता था गुप्त अभिलेखों में या उन समय के जो सिक्कों की बात होती है तो वो चांदी के होते थे। यहाँ पर दिनार पूछा जा रहा है तो दिनार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिक्का हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का क्या आशय है? नल किसे कहा जाता था? तो नॉर्मली तो आपको समझ में आएगा कि नल का मतलब है नल, पानी देने वाला नल, जल निकासी से संबंधित आप इसको मान लेंगे। लेकिन भूमि व्यवस्था से इसको अगर कनेक्ट करें तो नल जो था वो उस समय भूमि की माप के लिए प्रयोग किया जाता था। अभी बहुत जगह नाली में जमीन मिलती है ना, एक नाली, दो नाली, ठीक है? इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे, खास करके उत्तराखंड में, जिन्होंने उत्तराखंड का पेपर दिया होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा, तो माप के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता था। धातु की एक छड़ होती थी और उसी की लंबाई की रस्सी ना ले ली जाती थी, उससे नापा जाता था। तो उसको हम क्या कहते थे? नल। तो बाद में उसका अपभ्रंश हुआ नाली। तो नल और नाली वाला जो है ये शब्द भूमि की माप से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तियों के निम्नलिखित युग्मों में से एक उन व्यक्तियों का युग्म है जो अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए थे। तो कौन इसमें लटकाए गए थे फांसी पर, जिन्होंने हत्या की थी अंग्रेजों की, इस कारण से फांसी पर लटकाए गए थे? तो वैसे तो आप कहेंगे राजगुरु थे, खुदीराम बोस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट सटीक आंसर, पूरा क्वेश्चन पढ़िए पहले। अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या की थी, तो सबसे पहले तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि इनमें से किसने इंग्लैंड में हत्या की थी। तो इंग्लैंड में जब हत्या करने की बात आएगी तो मदन लाल धिंगरा और ऊधम सिंह का नाम आएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये मतलब भारत और उसके बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को चला रहे थे तो अंग्रेज उसको कुचल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अब खत्म ही करो इनको। ठीक है? तो कर्नल वायली को सबसे पहले इन्होंने निशाना अपना बनाया था, कर्नल वायली को मारा था। और खास करके इनके अंदर जो रोष था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह गए थे। ठीक है? और ये जो है वायली को गोली मारी थी मदन लाल धिंगरा ने। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। 1909 में इनको सजा सुनाई गई थी, फांसी पे चढ़ गए थे ये लोग देश के लिए।
अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉच नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये संस्था सभी महाद्वीपों के लिए एक ही रिपोर्ट जारी करती है। तो किसी भी महाद्वीप के लिए एक ही रिपोर्ट कैसे जारी हो जाएगी, ये भी आप सोच सकते हैं। तो दूसरा तो यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पर सही है, वर्ल्ड वॉच नामक त्रैमासिक पत्रिका का ये प्रकाशन करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात हो रही है, ठीक है। पक्षी, उनके निवास स्थान, उनके संरक्षण के उपाय, उनसे संबंधित हालिया जो समाचार होंगे, उन सब का प्रकाशन किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस राज्य की स्थापना के पक्ष में थे? बिरसा मुंडा की क्या मतलब मांग थी, क्या चाहते थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने की बात करते थे कि मुंडा जनजाति को भी महत्व मिलना चाहिए, लेकिन किसी राज्य की स्थापना के पक्ष में नहीं थे। जैसे ज्यादातर लोग कहेंगे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ चलो टिक करते हैं, तो ऐसे नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। वो किसी राज्य की स्थापना के बारे में नहीं सोचते थे। वो ये कहते थे कि मुंडा जो जनजाति है, मुंडा जनजाति को अपना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी राज्य के बारे में बात नहीं की थी, ठीक है। मथुरा के पास स्थित मोरा अभिलेख किससे संबंधित है? तो मोरा अभिलेख मथुरा के पास स्थित है, और इसमें वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये चार आपके सामने ऑप्शन है। तो ये अभिलेख जो है एक तोसा नामक महिला का अभिलेख माना जाता है, पहली सदी का अभिलेख है। और इसमें वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियां आपको मिलेंगी, है ना, कि 5 विष्णुवीरों की मूर्तियां स्थापित किए जाने का उल्लेख इसमें मिलेगा कि ये की गई थी स्थापित। तो मोरा अभिलेख वैष्णव धर्म से संबंधित है। कभी भी आपसे पूछा जाए किस धर्म से, तो आप इसको बताइए वैष्णव धर्म। और 5 विष्णु वीरों की मूर्तियां स्थापित किए जाने का जिक्र इसमें है, ये इसमें मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आंख की जो रेटिना है और कैमरे में जो फिल्म होती है, वो बिल्कुल एक ही चीज होती है। जो परंपरागत कैमरा आपका होता है ना, उसमें जो फिल्म फिल्म पे जिसपे फोटो चिपके आती थी, तो बिल्कुल वही, मानो आंख जो होती है वो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाती है ना, और उसमें भी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था? रेटिना पे। तो कथन कारण अगर पूछा जाए तो आप कर लेंगे ना। तो रेटिना बिल्कुल कैमरे में फिल्म के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामदेव, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना किस काल में हुई थी? मतलब इतनी चीजें एक ही काल में रची गई, तो वो काल कौन सा था? कुछ भी आपको पता हो कि एक ये काल था, ये वाली रचना अब हुई थी, तो सारी सही हो जाएंगी, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा पूछा गया है। तो 10,000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में एक काल खंड का नाम है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सब की रचना हुई थी, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। तो ये चीज भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है। लोगों के बारे में पूछा जाता है कि हथियार कौन सा प्रयोग करते थे, तो वो हथियार जो था लोहे के हथियार का प्रयोग करते थे। लोहे के उपकरण गांधार से मिले हैं पाकिस्तान। निम्नलिखित में से प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक सही सुमेलित नहीं है। एक आपको बताना है जिनका सही सुमेलन नहीं है। तो इसमें देखिए, जो सांख्य है, सांख्य कपिल तो सही है। न्याय गौतम भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। और वैशेषिक जो है वो कणाद भी सही दिया हुआ है। पूर्व मीमांसा ये उलूक जो दिया है, ये जैमिनी होंगे। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत दिया है। ये क्या है? जैमिनी हो जाएगा इसका। उत्तर मीमांसा वादरायण याद रखिएगा, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमारे अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये किसने कहा था? इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ये किसका है? अगर बातों को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी सिद्धांत प्रिय बातें महात्मा गांधी जी किया करते थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद करने की ही जरूरत है, याद करना है इसको।
भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। और दूसरा है कि इस अधिनियम में पहली बार भारत में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। ये 2 स्टेटमेंट हैं। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? जो 1919 का अधिनियम है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, तो द्वैध शासन प्रणाली की इसके अंतर्गत शुरुआत की गई थी। यहाँ पर दिया हुआ है कि समाप्त किया गया था, तो प्रांतों में यहाँ पर शुरू किया गया था, तो पहला तो हो गया गलत। और इस अधिनियम में पहली बार भारत में द्विसदनीय विधानमंडल बना, तो ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली का जो जनक है वो लियोनिल कार्टिस उनको माना जाता है। लियोनिल कार्टिस को माना जाता है द्वैध प्रणाली का जनक। कबीर अकबर के समकालीन थे। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। और कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं और उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। देखिए, कबीर अकबर के समकालीन थे, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो ये पहला अगर गलत हो जाएगा तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वह है बी। अगर ये ऐसे कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस में है तो कर सकते हैं। दूसरा है कि इसको जानना भी जरूरी है कि कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी गृहस्थ बने रहे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है, ये भी सही है। कबीरपंथी उनको कहा जाता है, ये भी सही है। कबीर का जो काल था 1440 से 1510 के बीच में था। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि कबीर निराकार और निर्गुण उपासक थे। जात पात मूर्त पूजा इन सब का अवतार, इन सब का वो निषेध करते थे कि ये ऐसा कुछ नहीं, सब लोग समान हैं और बिल्कुल मन में राम बस वही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले यहाँ पर स्टेट दिए हुए हैं, तो उनका सही कालानुक्रम आपको बताना है कि उनका सही कालानुक्रम सबसे पहले किसने किया, उसके बाद। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हैदराबाद है, हैदराबाद ने 1798 और 1800 में किया था। मैसूर की जहाँ तक बात है, ये 1799, तंजौर उसके आसपास 1799 में ही करता है। अवध जो है ये 1801 में करता है और जो सिंधिया है ये 1804 में करते हैं। तो इस तरीके से जो क्रम दिया हुआ है वो 1 2 3 4 का जो क्रम है वो सही दिया हुआ है। यानी कि पहला है, पहले के बाद में दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। सबका सन भी आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में किसके संरक्षण पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर जैसे कहा जाता है ना कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो अगर वहां पे संरक्षण शब्द का प्रयोग पहले कर दिया है तो यहाँ पर क्या कहेंगे? रेखीय संवेग। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे होता क्या है, जब ईंधन का दहन होता है तो गैस निकलती है और गैस पीछे बढ़ती है तो जेट आगे बढ़ता है। और उच्च वेग के कारण पीछे की ओर जब गैस ऐसे जाती है तो उसको संवेग मिल जाता है। गैस बड़ा संवेग प्राप्त करती है और उसी से जेट चलता है। ठीक है, विपरीत दिशा में जेट को धक्का देती है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया कीजिए, चीजों को तोड़ के पढ़ा करिए, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कोड से उसको सेट करिए। तो इसमें बड़ा सरल दिया हुआ है, मैं आपको बस बता देता हूँ, सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल को। फिर आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। ये आरंभ होने की तिथियां हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 आई है और 3 के बाद में आपने किया था 2, तो यहाँ पर सही हो जाएगा सी, है ना। 3 2 1 4, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 2 1 4, तो सी ए करेक्ट हो जाएगा। ये तिथियां याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से प्रश्न अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं। असुमेलित युग्म की पहचान आपको करनी है। ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग। तो ए रुधिर वर्ग में एंटीजन ए पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी रुधिर वर्ग में एंटीजन बी पाया जाता है। ए बी रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता लिखा है। तो ए बी रुधिर वर्ग में आप देखेंगे कि एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है ना।
तो चारों वर्गों के रुधिर को ग्रहण करने की क्षमता ए बी में होती है। यहाँ पर ये दिया है और जीरो रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीरो जो है उसमें एंटीबॉडी तो दोनों मिलेगा और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कोई भी एंटीजन नहीं पाए तो यहाँ पे एंटीजन दोनों मिलेगा। तो इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले कौन सा बिल पास किया था? तो ये बड़ा सरल प्रश्न है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो जब हंटर आयोग उस पे बनाया जाता है, उसकी रिपोर्ट आने के पहले इंडेमिटी बिल पास इन्होंने किया था। ठीक है, और सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त भी किया था। ऐसा नहीं था, उन लोगों को पता था कि भी एक बहुत गलत काम हो गया, उन लोगों को भी पता था। लेकिन अब वही बात है ना कि वो तो गलत कर ही रहे थे, ठीक है? और वहाँ पर डायर की ब्रिटिश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा के लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और हुई थी। ख़ैर वो कहानी कभी मैं आपको बताऊँगा। भाषण-वाषण दिए गए थे वो सब, लेकिन बाद में दिखावे के लिए ये सब भी किया गया था, बर्खास्त भी किया गया। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाह्यतम भाग दिखाई पड़ता है, वो कोरोना कहलाता है और कोरोना बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। देखिए, एक दिन और ये कोरोना पे एक लाइन कहीं आई थी, तो कोरोना कहते हैं, ये तो बात आपको पता ही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोरोना जो उत्सर्जन करता है, कोरोना एक्स किरणों का उत्सर्जन करता है, एक्स किरणों का। तो बीटा किरणें ना उत्सर्जित करके इसको एक्स किरणें आप करिए। तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा गलत, पहला हो जाएगा सही। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? तो एक तो कंप्यूटर वाला कैबिनेट आप कहेंगे, ऐसे बहुत सारे सामानों मशीनों का भी कैबिनेट होता है ना? आप कहेंगे गाड़ी में भी कैबिनेट लगता है। लेकिन यहाँ पे जो कैबिनेट पॉलिटी में पूछा जा रहा है, वो कैबिनेट क्यों पूछा जा रहा है? आप समझ पा रहे हैं ना? वो आप एक पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का जो समूह होता है, वो कैबिनेट आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों वाला ये कैबिनेट है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर की मंत्रियों का समूह, मंत्रियों और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होंगे, अगर मंत्रिपरिषद पूछ लिया जाएगा। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख 352 में है, अनुच्छेद 352 44वें संविधान संशोधन से ये आता है। वैसे मूल संविधान में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। देखिए, पूछी जाती हैं जो सरल चीज़ें वो सब लोग कर लेते हैं, जहाँ पे थोड़ी-सी कठिन चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ पर आपको लोगों से अलग करना होता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सारे नल नवीकरणीय ही दिए हुए हैं, चाहे वो जल है, चाहे सूर्य है, चाहे भू-तापीय है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रकृति या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं में जो पुनर्स्थापित हो जाए, है ना? जिनके भंडार, तो वो नवीकरणीय हो जाएँगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, है ना? जल ऊर्जा, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। तो चलिए, बताइए, यहाँ पर क्या सही है? पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम। अब इससे सरल तो प्रश्न आपको कोई मिलने वाला है नहीं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो सबसे नीचे आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर हो जाएगा आपका समताप, फिर मध्य, फिर आयन मंडल। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत मतलब बच्चा वाला प्रश्न है, लेकिन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। अब क्षोभ मंडल की विशेषताएं पूछी जाएंगी, मौसमी घटनाएं सब यही होती हैं। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है ना। तो अगर पता है तो आप उसको ध्यान रखिए, जब पूछी जाए तो करिए। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ग्रेट विक्टोरियन, नाम ही उसका ग्रेट है, और जो चीजें ग्रेट होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। लगभग आप ये जानते रहिए, जहां पर नामकरण किया गया है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा नहीं, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा नहीं। 4,24,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि और इसमें दूसरा जो है वो गलत दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, मौना लोआ हवाई द्वीप का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और हवाई के 8 मुख्य द्वीप हैं, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में एक पंक्ति में बिछे हुए हैं। तो मौना लोआ हवाई द्वीप में है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है कि 8 मुख्य द्वीप हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के ऐसे पंक्ति में बिछे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मौना लोआ हवाई द्वीप का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसा ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पहला हो गया गलत और दूसरा हो गया यहाँ पर सही, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था पाई जाती थी और दूसरा है कि इस काल में स्थानीय सुशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा बालिग सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। जो लोग बालिग होते थे, 18 साल से ऊपर वाले मान लीजिए। तो चोल के बारे में ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है या सही है, बताइए। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। उर गांव के सर्वसाधारण लोगों की प्रधान समिति थी और एक नगरम थी, तो वो तीसरे प्रकार की सभा वहां मानी जाती थी। और सभा और महासभा, जो गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे और मतलब अगुवाकार जो होते थे, तो वो लोग उसमें रहते थे। तो महासभा को पेरीगुरी कहा जाता था, पेरूगुरी। तो पेरूगुरी भी याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब, 1780 ईस्वी में लिटन सरकार ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया और दूसरा है कि इस आयोग के मुताबिक केंद्र के नियंत्रण में स्थानीय अकाल कोर्ट का निर्माण किया जाना था। तो सबसे पहले तो चेक करिए कि लिटन के उसमें हुआ था, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, और अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी। और ये तीसरा चेक करना है कि कब हुई थी। तो ये सारी चीजें आपने देखा, तो बाकी तो सब सही दिया हुआ है कि लिटन सरकार ने किया था, स्ट्रेची की अध्यक्षता में किया था, लेकिन ये 1880 में किया था। तो पहला हो गया गलत, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ये 1880 होता तो सही होता। ठीक है, 1880। और इस आयोग के मुताबिक केंद्र के नियंत्रण में स्थानीय अकाल कोर्ट का निर्माण किया जाना था। तो ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। कौन सा स्कूल? बेथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और केशव चंद्र सेन ने सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल से सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो ये बताइए, ये तीन स्टेटमेंट है। तो पहला इसमें बिल्कुल सही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथुन स्कूल स्थापित किया था और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। लेकिन जो अंतिम दिया हुआ है, तो ये राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप ऐसा हुआ था, न कि केशव चंद्र सेन के। तो राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा वैरायटी वाला ये प्रश्न है जिसमें कई प्रकार के फैक्ट आपको मिले हैं, तैयार रखिएगा इसको। ठीक है। और 1858 में ये प्रथम स्नातक यहाँ से हुए थे। निम्न में से कौन सा एक का निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? मतलब क्या इसमें फतेहपुर सीकरी में नहीं है? पंचमहल, अनूप तालाब, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा। तो यहाँ पर पंचमहल आपको मिल जाएगा, अनूप तालाब मिल जाएगा, बुलंद दरवाजा मिल जाएगा, अलाई दरवाजा यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है। अब अलाई दरवाजा यहाँ कहाँ पर मिलेगा, ये आप लोग बताएंगे। अलाई दरवाजा दिल्ली में मिलेगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ बताते नहीं है, पूछ लो तो छोड़ देते हैं। तो अलाई दरवाजा आपको दिल्ली में मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इसको, है ना। तो ये मतलब अब उन्होंने बनवाया था, तो ये मस्जिद नुमा ये आपको मिलेगी, ये जो स्थापत्य है। अगला जो प्रश्न है, स्वान ने कहा कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है और स्लाइडेन ने बताया कि पादपों का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। स्वान ने कहा कि जंतुओं का शरीर जो है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है
इनका पूरा नाम था एक वैज्ञानिक है, इनका नाम साथ में ही लिया जाता है, तो इनकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में, ठीक है? जंतु विज्ञानी थे स्वान, और दूसरे हैं स्लाइडन। तो स्वान और स्लाइडन दोनों साथ में लिए जाते हैं, पूरा नाम तो ये अलग-अलग दिया ही हुआ है। तो ये दोनों बातें सही हैं। स्वान ने जंतुओं के बारे में बताया था और स्लाइडन ने कहा था कि पादप भी ऐसा ही निर्मित होते हैं और सूक्ष्म कोशिकाओं से ही बने होते हैं। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो काजीरंगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित एक अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य, और ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। गैंडे और हाथियों का निवास स्थल यहाँ पर है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना माना जाता है? प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये जब समावेशन की बात हो रही है, वित्तीय समावेशन, तो जनधन योजना इसमें आप ध्यान रखिएगा। शुरू कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014। ये तो बिल्कुल डेट आप भूलिएगा ही नहीं। पहली बार जब मोदी की गवर्नमेंट बनी थी, तो तभी इसको मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है? और ये वित्तीय समावेशन के लिए वास्तव में एक मील का पत्थर है। बाद में अब क्या हुआ, लोग खाता खोल के फिर अब उसको उसमें कुछ ना करें लेन-देन तो अलग बात है। नहीं तो डीबीटी के लिए तो बहुत ही मतलब एक ज़रूरी जो सबसे चीज़ थी, बैंक का अकाउंट होना, वो इससे संभव हो पाया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक या डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये शब्द प्रयुक्त किया था अर्नीज़ नेस ने। किसने किया था? अर्नीज़ नेस ने किया था। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी आपसे पूछ लिया जाए कब किया था, तो आप क्या बताएँगे? तो ये 1973 में किया था, ऐसा पूछा नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है गहन पारिस्थितिकी एक पर्यावरण दर्शन है, जो सहज नैतिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है ना? ये विज्ञान होने का दावा नहीं करता, लेकिन ये आम तौर पर नई भौतिकी पर आधारित है। ठीक है? ऐसी बातें इन लोगों ने, मतलब ये लोग देखिए किसी भी क्षेत्र में जब आप बिल्कुल ऊपर जाएँगे एक्सट्रीम लेवल पर, तो फिलॉसफी की तरह बातें होने लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामुद्रिक हो जाएगा। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है? और जितना पानी है उसमें 97% पानी जो है वो समुद्रों में ही पाया जाता है। जैव विविधता भी खूब पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है? तो 71% तो ये सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र ही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन-सा है? ये दोनों सवाल साथ रखने का कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये भी आपका महासागरीय क्षेत्र ही हो जाएगा। कभी-कभी ये सवाल जब पूछे जाते हैं और साथ में ना भी पूछे जाएँ तो ये कन्फ्यूजन होता है, उस वाले का आंसर ये था कि ये वाले का। तो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर ही है। देखिए कितने दिन से 2/3 भाग पे फैले हुए हैं, कम नहीं हो रहे हैं ना। थोड़ा बहुत अगर घट बढ़ रहा होगा तो एक दूसरा बढ़ के उसको पूरा कर दे रहा होगा। अधोलिखित में से कौन-सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, ये सवाल हमने एक दिन किया था। ये लगभग सेम सवाल ही हमने किया था। तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। ये सवाल देखिए बिल्कुल सीधा रिपीट हुआ है और इसका कारण ये कई बार पूछा गया है। जहाँ से हमने सोर्स से उठाया होगा क्वेश्चन इसमें सेट करने के लिए, तो वो ऐसा आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? क्या? भूमंडलीय तापन, प्रकृति प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो भूमंडलीय तापन जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, पहला इसमें बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वास का विखंडन भी हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी हो सकता है, शाकाहार को प्रोत्साहन कभी भी इसके लिए संकट नहीं होगा।
भाई संकट नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में टीक या सागौन एक प्रभावी स्पीसीज है? यानी कि सागौन कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके के वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती होते हैं, या उष्णकटिबंधीय वर्षा, या उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन, या घास युक्त शीतोष्ण वन होते हैं? तो जो टीक है वो ऐसे जगह पाए जाएंगे जहाँ खूब वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और सागौन या टीक जो है ये बहुत मजबूत लकड़ी इनकी मानी जाती है। ठीक है, व्यावसायिक तौर पर इनका बहुत उपयोग है, जो फर्नीचर बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपकी वुडन होती हैं उसमें लोग चाहते हैं कि इसकी बने। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर भी जहाँ पर ठीक होगा, वर्षा जहाँ पर सही होगी। किसी वायुमंडल में संकेतक प्रजाति से क्या तात्पर्य है? जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए कम संवेदनशील होते हैं। आंसर देते रहिए आप लोग। जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं, जो पर्यावरण परिवर्तन का अंदेशा होते ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये तीन चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, यानी कि उनको हम संकेतक प्रजाति कहते हैं। अगर जैसे इसमें कुछ होगा पर्यावरण परिवर्तन, कुछ भी होगा तो ये तुरंत दिखा देंगे कि ऐसा परिवर्तन हो रहा है, देखो बहुत संवेदनशील होते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की हानि से तुरंत ये प्रभावित हो जाते हैं, है ना। और जैसे जल है, वायु है, जल कोई परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन हुआ तो ये संकेत देने लगते हैं, है ना। मछली जैसे है संकेतक प्रजाति है, ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी समुदाय की जाति रचना के बारे में सत्य। वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है जाति रचना, दूसरे समुदाय से भिन्न होती है। और तीसरा है कि इन इसमें एक ही समुदाय के पादप प्रजातियों के जंतुओं के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जाति रचना के बारे में ये तीनों की तीनों बातें सही हो जाएंगी। यहाँ पर ये तीनों बातें सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी परिभाषा ही है, समझ लीजिए। तीनों चीजों को जोड़ देंगे तो विशेषताएं और परिभाषाएं दोनों आपकी निकल आएंगी। जैवमंडल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जैवमंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है, और ये पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। ये दो स्टेटमेंट। तो जैवमंडल में जीवन पाया जाता है, और यहाँ पे स्थल, जल और वायुमंडल तीनों का मिलन स्थल, ऐसे ही परिभाषित ही करते हैं। छोटे छोटे फिर पारितंत्र कार्य करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय देश पोलैंड की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जो यूरोपीय देश पोलैंड है, तो एक यूरोपीय देश है, ना तो आपको पता ही है पोलैंड। तो यहाँ पर कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है, बहने वाली नदी, महत्वपूर्ण भी है? तो ये जो है विस्तुला नदी है। कौन सी नदी है? विस्तुला। और जो पोलैंड की राजधानी वारसा है, ये इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, और वस्त्र उद्योग का विकास यहीं पे पोलैंड में जितना हुआ है उसमें नदी का योगदान है। और यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है लाइज में। तो लाइज को पोलैंड का मैनचेस्टर कहते हैं। बाल्टिक सागर में जाके ये नदी गिर जाती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है? अगर ये ऐसी स्थिति होगी तो भारत उपमहाद्वीप, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप क्षीण मानसून अनुभव करेगा। तो क्या होता है जब यहाँ पर मानसून क्षीण हो जाता है? तो ये होता है एल नीनो और दक्षिणी दोलन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानसून प्रभावित हो जाता है, सूखे जैसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जबकि ला नीना जो होता है वो विषुवतरेखीय प्रशांत महासागर में जब कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, एल नीनो के विपरीत घटना होती है, इसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये एक दूसरे के, ला नीनो एल नीनो एक दूसरे के विपरीत है। तो एल नीनो जब रहेगा तो भारत में मानसून
क्षीण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न है। शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो वहां पर मानव जीवन संभव तो नहीं है, इतना तो पता है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पाया जाता है। तो दोनों बातें सही हैं और दोनों चीजें यहाँ पर सही हैं। व्याख्या भी कर रहा है तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे कथन कारण में पूछा गया तो सही है और अगर वैसे पूछ लिया जाए तब भी सही है। ठीक है, यानी कि विशेषताओं के तौर पे भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे अपसौर कहते हैं और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। एपीहीलियन पेरीहीलियन। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, 14.73 करोड़ किलोमीटर। तो जब सबसे पास होती है तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ये पहला तो गलत दिया हुआ है। और फिर आता है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूरी पर होती है। नजदीक होती है 14.73 करोड़, दूर होती है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो इसे अपसौर कहा जाता है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। एपीहीलियन पेरीहीलियन याद रखिएगा। ठीक है, अपेजी और पिरोजी ये चंद्रमा वाली पृथ्वी से स्थितियां होती हैं, तो इसी पैटर्न पे वो नाम भी होता है। अपे मतलब दूर, अपसौर, और पेरी यानी कि नजदीक, उपसौर। पृथ्वी और सूर्य इन दोनों पर जो टर्म बनाए गए हैं, मतलब कई बार जब आप देखें साइंटिफिक टर्म एक तरीके से मिलेंगे। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 56 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और ये ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है। तो मंगल ग्रह जो अपनी धुरी पर पूरा करेगा चक्कर, तो पृथ्वी कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में। तो मंगल ग्रह भी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, याद रखना। इससे इसीलिए वहां पे तलाश हो रही है कि चलो वहां पे कॉलोनी बनाई जाए। संभावनाओं की तलाश इसीलिए वहां पर है। और सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है। जैसे हमारी पृथ्वी 365, 366, 365 दिन में करती है, तो ऐसे वो 387 दिनों में। तो पहला तो गलत है, 56 घंटे नहीं, 24 घंटे लगभग। यह ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है। तो कोशिश में लगे हुए हैं, चलेंगे हम लोग वहां पर अपना आईएएस प्रेप का एक ब्रांच डालेंगे। वहां पर भी तो जब लोग रहने लगेंगे तो वहां पर भी यूपीएससी की तैयारी होगी। तो वो यूपीएससी की तैयारी के लिए वहां पर भी एक ब्रांच हम लोग अपना डालेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो लोग रहने लगे तब देखा जाए। इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताइए। कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ ये सारी इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका ये लोकेशन पाई जाती है? तो इस सागर को हम कहते हैं कौन सा सागर? तो इसको कहते हैं टेरेनियन सी। क्या कहते हैं? टेरेनियन सी। भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है, लेकिन टेरेनियन सी इन लोकेशन से घिरा हुआ है। तो भूमध्य सागर का ही हिस्सा है टेरेनियन सी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हमने पूरा देखा, आपने आंसर दिया, आपको मजा निश्चित तौर पर आया होगा। वैसे मजा लेने से ज्यादा जरूरी है अच्छे से पढ़ाई करना। लेकिन मजा लेने का इन द सेंस ये है कि आप जब अच्छे से पढ़ते हैं तो चीजें थोड़ा सा आसान होती हैं। और होता ये है कि लोग कहते हैं कि बहुत मजा लेके पढ़ो, तो बहुत मजा पढ़ाई में नहीं आता है। पढ़ाई में तो कंसंट्रेट ही होना पड़ता है। तो आप लोग पढ़ते रहें, सारे जितना भी पढ़ाई करें उसका सारे पोर्शंस का अलग अलग तरीके से आप समय समय पर रिवीजन करते रहें। तरीके अलग अलग मतलब ये है कि जो चीजें कठिन लगे उनको आप रट के भी तैयार कर सकते हैं। जो चीजें सरल हैं तो वहाँ बार बार आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। हम लोग मिलते रहेंगे, क्लास होती रहेगी। आप लोग ऐसे ही क्लास में अपना प्यार बनाए रखें। ये क्लास आज कुछ कारणों से मैं सामने आपके नहीं दिख रहा हूँ, लैपटॉप से मैंने क्लास ली है, रिकॉर्डेड क्लास है और आपको समय पर दी गई है। बाकी सारी चीजें चल रही हैं, जल्दी ही हम वैसे मिलेंगे। कुछ समस्याएं चल रही हैं, इसी कारण से ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच।